सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास और आज के प्रोग्राम में समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है क्योंकि उनके वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब है। आप उनको दुआओं में याद रखिएगा। खैर जी, राना ताहिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सदीक जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और लाहौर से बाबर डोगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से आज मैं आगाज़ करूँगी। इस वक्त जो इस्लामाबाद का मौसम है वो है 19 के करीब और अभी एक 15-20 मिनट में 18 डिग्री हो जाएगा उसका टेम्परेचर और रात गए जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 11 के करीब हो जाएगा। और कल भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, सुना बहुत ज़्यादा तूफ़ान होगा, बारिश होगी। अभी मैंने मौलाना साहब को देखा, मौलाना साहब आए, मौलाना साहब ने खिताब किया और सारा दिन जो है वो अपने कमरे में रहे क्योंकि बुज़ुर्ग हैं, उम्र बहुत ज़्यादा है उनकी। अगर बाहर आएंगे ठंड लग जाएगी तो फिर क़यादत किस तरीके से करेंगे। खैर, लेकिन एक इसके साथ साथ और भी खबर आई, वही खबर आई कि तकरीबन 3 के करीब जो लोग हैं जो मौलाना के फॉलोअर हैं उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह उनके दर्जात जो है वो बुलंद करे और उनकी मग़फ़रत फरमाए। कुछ इसी हवाले से बात करेंगे कि जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं जो कहते हैं हम मार्च करेंगे, धरने करेंगे, लेकिन जो क़यादत है वो तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं होती। वो गर्म कमरों में बैठ के मज़े मज़े के खाने खाती है और मज़े मज़े के खाने खाते हुए मुज़ाकरात करती है, लेकिन जो फॉलोअर्स हैं, एक आम बंदा है, उसका किसी को कोई ख्याल नहीं होता। आज सुबह इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया और सीडी के चेयरमैन को कुछ हदायत की। उस हवाले से उन्होंने फॉलो भी किया उन हदायत को और वहाँ पर वो गए, उन्होंने गंद उठाया। बहुत से लोग जो वहाँ से गए हैं, गुजरे हैं, उनका ये कहना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है इस वक्त, बहुत ज़्यादा ताफुन है क्योंकि वहाँ पे जो फॉलोअर हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम के हैं और 5 वक्त की नमाज़ है। यकीनी सी बात है, ख्याल करना पड़ता है, सफाई का ख्याल करना पड़ता है और जब हम सफाई की बात करते हैं तो सफाई जो है वो निस्फ ईमान है और मोमिन का ईमान पूरा नहीं होता उसके बगैर। खैर जी, लेकिन मैं अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ करूँगी वो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आपने देखा होगा मुख्तलिफ फुटेजेस जो हैं वो चल रही हैं जिसमें मौलाना के जो फॉलोअर्स हैं वो बेचारे बड़ी मुश्किलों से अपने खाने पीने का सामान जो है वो पूरा कर रहे हैं। वज़ू के लिए उनके पास पानी नहीं है, रहने के लिए उनके पास जगह नहीं है। लेकिन वो मौलाना साहब का अपना लाइफस्टाइल क्या है इन दिनों में। यकीनी सी बात है, जो कंटेनर के हवाले से मेरे पास खबर है वो ये है कि उनके कंटेनर में इस वक्त 3 बेडरूम हैं, एक नहीं है 3 है। सोचें किस लिए उन्होंने ये 3 बेडरूम रखे होंगे। यहाँ पे इंसान को एक छत नसीब नहीं होती, लेकिन मौलाना साहब के कंटेनर में 3 बेडरूम है। और जो खाने की इन्फॉर्मेशन है, मतलब सुबह का खाना क्या नाश्ता क्या करते हैं, दोपहर का खाना क्या खाते हैं, रात का खाना क्या खाते हैं, उस हवाले से अकील हमारे रिपोर्टर हैं, सारा दिन वो आज मौलाना साहब के साथ रहे हैं। बड़ा ऑब्जर्व किया उन्होंने, मौलाना साहब के खाने पर नज़र थी उनकी। जानने की कोशिश करते हैं कि आज सुबह मौलाना साहब ने क्या नाश्ता किया। ज़रा बताइएगा अकील साहब कि मौलाना साहब का सुबह का नाश्ता क्या था। जी बिल्कुल, ये आम एक परसेप्शन मीडिया में पाई जाती है और अवाम में भी ये एक तासुर है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपने खाने के हवाले से काफी कॉन्शियस हैं। हालांकि उनकी उम्र काफी ज्यादा है और डॉक्टर्स ने उनको शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की जो बीमारियां हैं वो भी उनके साथ साथ हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान के जो खाने का अंदाज है वो काफी शाहाना है। आज़ादी मार्च 6ठे रोज में शामिल हो गया है, लेकिन तमाम दिनों में मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो अपने घर पे रात क़याम किया, खाने के तीनों वक्त वो अपने घर पे रही और उन्होंने अपने घर पे ही जो है वो खाने खाए। इस हवाले से आज हमने सारा दिन मौलाना फजलुर रहमान की ये जानने की कोशिश की कि वो उनका दिन का शेड्यूल क्या है और वो खाने में जो है वो क्या खा रही हैं। तो JUIC के ज़राए ने जो हमें बताया है कि उन्होंने ये बताया है कि मौलाना फजलुर रहमान जो सुबह का नाश्ता करते हैं वो एक पेशावरी क्यूजीन है जो खास तरीके से बनाई जाती है, जिसमें गंदम, मकई, जौ, चावल और दुम्बे का जो गोश्त है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसको बनाया जाता है 4 से 5 घंटे ये जो एक डिश है उसको पकाया जाता है। सुबह सुबह उठ के 4 बजे ये जो है वो अमल शुरू हो जाता है और 6 से 7 बजे के करीब जो मौलाना फजलुर रहमान की ये जो खसूसी डिश है ये तैयार की जाती है और 7 से 8 बजे के करीब वो ये तकरीबन रोज खा रहे हैं। जबकि दोपहर के खाने में मौलाना फजलुर रहमान बड़ा गोश्त, मछली, गंदम, अफगानी पुलाव और पनीर का जो है वो खुशी से इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन रोजाना की उनकी ही। रात की बात की जाए तो रात में मौलाना फजलुर रहमान सब्जी जो है वो उसी शौक से पाए, बड़ा गोश्त और एक जो है पेशावर की खसूसी डिश है जिसको पेंडा कहते हैं, जिसमें बड़े गोश्त को जो है वो तकरीबन 4-5 घंटे गला के पकाया जाता है और वो एक वो खास डिश है पेशावर की, वो खाते हैं। और हलवा भी आप एक बंदे का खाना बता रहे हैं। ये मौलाना साहब सब खाते हैं, सुबह के टाइम ये खाते हैं, दोपहर को ही खाते हैं। जितनी आपने पहले बीमारियां मुझे सुना दी हैं, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, किस तरीके से वो चीजों को सर्वाइव कर रहे हैं। बड़ी हैरत की बात है, मौजज़ा ही है वैसे ये। आगे और बताएं, मैंने सुना स्नैक्स नुक्स भी।
खाने के अलावा? वो स्नैक्स तो खा रहे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की एक जो खसूसी डिश है जिसको वो किसी भी दिन नहीं छोड़ते, वो खसूसी हलवा है जो रोजाना बनाया जाता है, जिसको मखडी हलवा कहते हैं। वो रोजाना की बुनियाद पर खाते हैं, जबकि उनकी मुलाकातें जारी रहती हैं सारा दिन। आज भी मखडी हलवे से मुझे नवाज शरीफ साहब भी याद आ गया, उनको भी मखडी का हलवा बड़ा पसंद है ना जी। ये गुज़िश्ता रात भी मौलाना फजलुर रहमान चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर गए और रात 12 बजे तक उन्होंने वहाँ क़याम किया। जब वो वहाँ से वापस आए तो सहाफियों ने मौलाना फजलुर रहमान से सवाल किया कि आप यहाँ पर किस लिए अपनी रात तक आए थे, तो मौलाना बहुत बहुत शुक्रिया की, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और हमारे लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो लेकर आए और लोगों से शेयर की। इसके अलावा जो स्नैक्स हैं वो भी नहीं रुकते मौलाना साहब माशाल्लाह से। गार्लिक एंड चीज ब्रेड खाते हैं, तंदूरी चिकन रोल्स खाते हैं, चिकन फिल्ड चीज कबाब खाते हैं। अब मौलाना को जो बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, शुगर, इसके बावजूद जो है मौलाना साहब इतनी चीजें खा लेते हैं, लेकिन इस वक्त वो आज़ादी मार्च कर रहे हैं और उनका मकसद ये है कि जो गरीब आदमी है उसको किसी ना किसी तरीके से महंगाई से जो है उसका छुटकारा किया जाए। लेकिन इस वक्त जो आज़ादी मार्च में जो उनके अपने लोग मौजूद हैं उनके लिए वो क्या कर रहे हैं। रात को बेचारों के पास टेंट नहीं थे राना साहब, रहने की कोई जगह नहीं थी। बहुत से लोग जब वहां पर गए हैं उनका ये कहना था इतनी बदबू है कि वहां से गुजरना मुश्किल है। अगर आज इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि सीडीए जो है वो वहां पर जाए और जो इनके लिए मुश्किलात है उनको हल करे, आप इमरान खान साहब की पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आज की जो उन्होंने बात की है राना साहब, उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। और इस वक्त मुझे यकीन है जो बहुत से लोग इस वक्त धरने में या मार्च में मौजूद हैं वो इस बात से उन्होंने कहा होगा भाई ये खान साहब ने, हमारे लीडरों ने तो ये नहीं किया लेकिन खान साहब ने हमारे लिए कर दिया। राना साहब जी अलीना शुक्रिया। देखें बात यह है, आपने बिल्कुल सही बात की है कि सफाई निस्फ ईमान है। बिल्कुल है सर। और गुज़श्ता रोज़ जो तूफ़ानी बारिश रात को आई उसके बाद आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो हदायत जारी की सीडीए हुक्काम को और उसके बाद उन हदायत पर फौरी अमल शुरू कर दिया गया। बिल्कुल ऐसा। ये सियासी बयान है मौलाना फजलुर रहमान का कि हमें नहीं चाहिए, हम खुद कर लेंगे। सारा दिन सीडीए अहलकार जो है वहाँ पे सफाई का काम करते रहे। तो ये क्रेडिट बहरहाल इमरान खान को जाता है कि उन्होंने इन्हें हर तरह की सहूलत फराहम की, कोई इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं हुई, कोई रुकावट नहीं डाली गई। दूसरी बात अलीना जो आपने की है मौलाना फजलुर रहमान साहब के खुराक के हवाले से, जी जी बिल्कुल। देखिए मौलाना फजलुर रहमान नहायत मोहतरम सियासतदान हैं। आप लोग खाम खा वो देखें, मौलाना माशाल्लाह सेहतमंद हैं, आप खाम खा उन्हें बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा सियासतदान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह है, देखिए मेरी बात सुने ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब के देखें उन्होंने आज जो तकरीर की जी जी उसमें उन्होंने फरमाया कि आप लोगों ने जो आज ये जो था ना बारिश हुई है इसमें जिस इस्तकामत का मुजाहरा किया, काश मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपके साहबजादे मौलाना असद महमूद साहब, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अकरम दुरानी साहब और ये सारे लोग भी जो आपके इर्द गिर्द खड़े होते हैं, महमूद खान अचकजई, एहसन इकबाल, ये भी उसी जगह पर ज़मीन पर लेटे हुए होते उस बारिश में, तो फिर हम कहते कि आपने इस्तेकामत का मुजाहरा किया। आप कौम के इन मासूम लोगों को अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ठिठुरती सर्दी में रात उन्होंने गुजारी, आप उनके जज्बात जो हैं उनको मुख्तलिफ रंग देने की अपने सियासी मकासद के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको इतना होना चाहिए, लीडर का काम होता है कि वहाँ बैठे, अपने कारकुनों के साथ बैठे, अवाम के साथ बैठे। आपके तो खाने जो हमारे रिपोर्टर ने गिनवाए हैं, आप अपने घर में बैठकर उन खानों से लुत्फानंदोज होते हैं और उनकी हालत ज़ार पर आप आकर कहते हैं कि आप इस्तेकामत का मुजाहरा किया। इस्तेकामत लीडर करता है, ये नहीं होता। हमने बड़े बड़े सियासतदान देखे हैं, आपके वालिद मोहतरम मौलाना मुफ्ती महमूद मरहूम को भी बहुत करीब से देखा है, वो भी कारकुनों के दरमियान रहते थे। जुल्फकार अली भुट्टो भी कारकुनों के दरमियान रहते थे, नवाबजादा नसरुल्लाह भी कारकुनों के दरमियान रहते थे। आप कैसे सियासतदान हैं? आप लोगों को आके इस्तेकामत का दर्स देते हैं और उसके बाद रफू चक्कर हो जाते हैं अपने महल्लात में और वहां जाकर तरह तरह के खाने खाते हैं। अलीना, इन लोगों को गरीब आवाम से कोई गर्ज नहीं। मैं आपको बताऊं, आज मैं आपको बताऊं, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनको फिर करतारपुर बॉर्डर की तकलीफ हो रही है। बिल्कुल हो रही है। आप बताएं मुझे कि वहां जो सिख रहते हैं भारत में, वो हर जगह पे आप देखें, अमेरिका में, बरतानिया में सिख कम्युनिटी ने जिस तरीके से कश्मीर के मसले पर पाकिस्तानियों का साथ दिया, और अभी वो हिंदुस्तान से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। सिख जो हैं वो भारत से आज़ादी चाहते हैं। उनके गोल्डन टेम्पल पर भारत ने बमबारी की,
और ये मौलाना फजल रहमान को सिखों के पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है। भाई पाकिस्तान का आइन कहता है, कायदे आजम ने कहा था कि हम अकलियतों के हकूक का ख्याल करेंगे। एक पाकिस्तान ने अच्छा स्टेप उठाया, मौलाना को उसकी भी तकलीफ हो रही है। ठीक। और इमरान खान साहब ने जो बात की है बाबर डोगर साहब सीडीए के हवाले से, मेरे ख्याल में उन्होंने ये नहीं सोचा कि कौन लोग आए, उन्होंने सिर्फ ये सोचा है कि वो जो लोग वहाँ पर बैठे हैं वो मासूम लोग हैं और उनको यहाँ पर वो ले आए हैं और उनकी ज़िंदगी जो है वो आज़ाब होगी इतनी ठंड से, इसलिए उन्होंने सीडीए को हदायत की। फिर वहाँ पर जाके कुछ लोग ये कहते हैं उन्होंने मदद भी करवाई है वहाँ के लोगों ने। तो ये जो उन्होंने एक्ट किया है तो बड़ा अच्छा एक्ट है, लेकिन इसके ऊपर जो है अब्दुल गफूर हैदर साहब जो हैं वो कुछ फरमा रहे थे। मैं चाहूँगी पहले आप वो सुने, फिर उसके बाद में आप। अपने ताउन को अपनी जेब में रखिए, हमने अपना खुद इंतजाम किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बाबर डोगर साहब, उन्होंने कहा हमें किसी इंतजाम की जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता था कि यहाँ पे बारिशें होनी है, आपको नहीं पता था कि आपने सारे इंतजाम करने हैं, और अब आप आके टीवी पर कहते हैं जी हम खुद इंतजाम करेंगे। और अब जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, हाँ आपके कंटेनर की हद तक बड़े अच्छे इंतजाम हैं, आपके घर के खाने की हद तक बड़े अच्छे इंतजाम हैं, लेकिन एक आम बंदे के लिए तो आपने तो कोई इंतजाम नहीं किया। वो जो शॉपर के वो बनाए हुए हैं आपने, वो जो होते हैं कैंप से। जी बाबर डोगर साहब। अलीना, पूरे पाकिस्तान से, केपीके से, बलूचिस्तान से, सिंध से ये लोगों को घरों से इकट्ठा करके घरों से लेकर यहाँ पर आ गए हैं। अब हालात ये हैं कि लोग बेचारे सर्दी को बर्दाश्त कर रहे हैं, भूख को बर्दाश्त कर रहे हैं, साफ पानी उनको नहीं मिल रहा, वॉशरूम उनको नहीं मिल रहे। और ये खुद जो है आप ये जिस तरह से देख रही हैं कि ये कंटेनर है, कंटेनर में अभी बताया जा रहा था कि तीन बेड लगे हुए हैं, लेकिन ये तो कंटेनर पे भी नहीं ठहरे। और यार उनके साथ सोलिडेरिटी शो करते, कंटेनर के ऊपर ही चारपाई डालकर वहीं बैठ जाते, ये तो अपने वापस शाम को घरों में चले जाते हैं। और वहां जाकर मैं तो हैरान हूं कि ये जो खुराक खा रहे हैं, पता नहीं ये सारे लीडर जो हैं, बीमारियां आप इनको देख ले कितनी होती हैं और खुराकें इनकी जो होती हैं वो उनके साथ मिल ही नहीं रही होती। यहाँ पर मियाँ साहब है, उनको 12 बीमारियां हैं, लेकिन अगर उनकी खुराक देखे तो वो इस तरह है कि वो मटन भी खा रहे हैं, वो डायबिटिक है लेकिन उसके बावजूद मीठा भी खा रहे हैं, फल भी खा रहे हैं, हर चीज खाई जा रहे हैं। और उसके बाद ये कि बीमार भी हैं। मौलाना साहब अब आप देखें कि बड़ा गोश्त भी खा रहे हैं, छोटा गोश्त भी खाए जा रहे हैं, और उसके साथ डायबिटिक भी हैं, और जितनी सारी बीमारियां हैं उससे तो उनकी खुराक जो है वो बिल्कुल मिलती नहीं है। बिल्कुल। तो ये मुनाफकत होती है। मुनाफकत ये होती है कि जिन लोगों को आप लेके आए हैं आप उनके दरमियान में नहीं है, आप उनको जो बातें कर रहे हैं वो आसमानी बातें हैं। मुझे एक बात बताएं, पहले तो मौलाना ये साबित करें कि पाकिस्तान के आइन में कोई तब्दीली हो रही है, 295C जो है उसमें कोई चेंज आ रही है, कोई ऐसी मूव है, कोई ऐसा बिल ड्राफ्ट किया जा रहा है जिसकी तरफ मौलाना जो बार बार एक बात करते हैं तौहीन रिसालत की, नामूसे रिसालत की, या जो दूसरे एलिगेशन लगाते हैं, पहले साबित तो करें, किसी को दिखाएं तो सही, मीडिया को बता दें कि जनाब कौन सा ऐसा बिल ड्राफ्ट हो रहा है। सेनेट जो है, सेनेट में तो पीटीआई की वैसे ही माइनॉरिटी है, तो ऐसी कौन सी ऐसी मूवमेंट है। सिर्फ ये है कि एक जाती प्रकाश है, किसी बाहर का एजेंडा है, मोदी का एजेंडा है, उसको ये लेकर। अच्छा, बहुत से लोगों का ये मानना था कि मौलाना साहब 1-2 दिन के बाद उठ जाएंगे डोगर साहब, लेकिन मौलाना साहब तो नहीं उठे। वो तो आज भी ये कहकर चले गए हैं कि वो बैठेंगे, इतवार तक बैठेंगे, 12 रबीउल अव्वल तक बैठेंगे। अभी ये असल इशू ये है कि 2 हुकूमती टीमें हैं जो पैरेलल इनके साथ मुज़ाकरात कर रही हैं। एक तो हुकूमती टीम है, दूसरे चौधरी बरादरान है। चौधरी बरादरान जो है मेरे नज़दीक तो असल टीम तो वो है जो इनके साथ मुज़ाकरात कर रही है, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसे नुकात पर कोई इत्तफाक़ी राय हो जाए जिससे मौलाना को फेस सेविंग मिल जाए। तो इस पर जो मेरी जो इतलात हैं काफ़ी हद तक काफ़ी इश्यूज़ पर जो है वो इत्तेफाक हो चुका है। और मौलाना ये कह तो रहे हैं, ये हो सकता है कि वो आज चाहत उन्होंने ये कहा कि जनाब 12 रबीउल अव्वल का यहीं पर उसका ख़त्म यहाँ पढ़ाया जाएगा, तो उसके बाद ये उठ जाएं, 12 रबीउल अव्वल के बाद ये उठ जाएं। बहुत इम्कानात इस चीज़ के मौजूद हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में, अगले दो दिनों में वो चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, ब्रेक थ्रू हो सकता है। और उसके बाद मौलाना जो है 12 रबीउल अव्वल को इनको खुशखबरी देंगे और उसके बाद वहाँ से उठ जाएंगे। चलें सिद्दीक जान, मेरा आपसे भी यही सवाल है, लेकिन ये नाश्ते को मैं आपसे ज़रूर सवाल करूँगी। जो नाश्ता उन्होंने, नाश्ता दोपहर का खाना और रात का खाना, मुझे लगता है आपके महीने का खाना होगा, आपकी सेहत देख कर अगर मैं बात करूँ तो।
देखिए ये तो आपने दुरुस्त कहा है, लेकिन एक और मसला ये है कि आपने जो डिशेस बताई हैं, यकीन करें उनमें से 2-3 तो इतनी मुश्किल थी कि मुझे प्रोग्राम के बाद आपसे पूछना पड़ेगा कि ये क्या होता है। रेसिपी नहीं पूछने के लिए। क्योंकि देखें बात यह है कि हमारी तरह के लोग इस धरने में आए बैठे हैं जो बैकवर्ड इलाकों के हैं, और हमने तो ये नाम पहली बार सुने हैं। हमें तो वैसे ही मसला होता है इस तरह की डिशें किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे चले हैं तो पता ही नहीं होता कि ऑर्डर क्या देना है। तो ये ज़रा मुझे बता दीजिएगा ताकि ये है कि मौलाना साहब की सुन्नत पे अमल करके हम भी ये चीज़ें जो है वो चेक कर सकें। दूसरी बात आपने की कि ये घरों में रहे, जो राना साहब बात कर रहे थे, राना साहब यहीं पे हमने बैठ के बात की थी। आप मुनाफिकत देखें हमारे मजहबी लीडर्स की। जब कारकुनान को बिठाना था, उनको मुतमिन करना था, उनको जोश दिलाना था, तो किसकी मिसाल दी गई? कहा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 3 दिन गार में महसूर रहे थे, इसलिए हम उनकी सुन्नत पर अमल करके और हम 2 दिन का वक्त दे रहे हैं। फिर अपने अगले दिन कारकुनान को कहा गया था कि हजरत उमर की मिसालें दी गई। मुनाफिकत की इंतहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने आप को अपनी इस मकरूह सियासत में, अपनी इस घटिया सियासत में उन हस्तियों का आप नाम मत लिया करें। जब कारकुनान से कुर्बानियां लेनी थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें और हजरत उमर की मिसालें। जब खुद निकलने का वक्त आया तो आप किसकी सुन्नत पर अमल कर रहे थे? भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर जंग में खुद पेट पे पत्थर बांध के जहां पे अपने सहाबा की कुर्बानी लेते थे, खुद वो मिसाल कायम करके दिखाते थे। सहाबा की मिसालें हमारे साथ मौजूद हैं। आप कौन से इस्लाम की नाम ले रहे हैं? आप कौन सी मुनाफिकत कर रहे हैं? सारी रात आप घर से नहीं निकले और फिर आप पहुंच गए चौधरी बिरादरान के घर, आप खुद पहुंच गए हैं। ये भी वो रात में एक दोस्त ने लतीफा सुनाया, उसने कहा एक शख्स ने दावा किया कि मैं अल्लाह का वली हूं। झूठा शख्स था। दूसरे बंदे ने कहा कि तुम अल्लाह के वली हो, कोई मुझे यकीन दिलाओ। उसने कहा बताओ। उसने कहा ये सामने दरख्त है, इसको हुक्म दो कि तुम्हारे पास चल के आ जाए। उस झूठे शख्स ने दरख्त को हुक्म दिया कि मेरे पास चल के, वो दरख्त नहीं आया, वो खुद चल के चला गया। उसने कहा ये क्या? उसने कहा अल्लाह के वली की दूसरी निशानी है उसमें अना नहीं होती, उसमें जिद नहीं होती। दरख्त नहीं आया, मैं खुद चल के आ गया हूँ, ये अल्लाह के वली की दूसरी निशानी है। तो ये वो अल्लाह के वली हैं, ठीक है, कि चौधरी बिरादरान नहीं है, खुद चल के उनके घर चले गए। इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मौलाना का बस नहीं चलता कि वो कहते हैं यार खुदा का वास्ता है कोई चीज मुझे दे दो जो मैं अपने कारकुनान को दिखा के और वापस चला जाऊं। और देखें ये आप ये कह रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल, मुझे बताएं पिछले 30 साल में बता दें कितने 12 रबीउल अव्वल मनाए हैं मौलाना साहब ने। हम और चीजों में नहीं जाते, लेकिन सिंपल सा सवाल है कितने 12 रबीउल अव्वल के कहते हैं आप 12 रबीउल अव्वल मना के जाएंगे। देखें बात यह है, बहुत सारे इनके कारकुनान वापस चले गए। आज भी फुटेजेस आई हैं कि मोटरवे से वापस जाते हुए इनके कारकुनान। मैं कह रहा हूं कि आप उन कारकुनान को एप्रिशिएट करें जो वापस गए हैं। जो इस वक्त लोग धरने में बैठे हुए वो लोग हैं जो इनके सिस्टम का हिस्सा हैं। मुख्तलिफ जगहों पे जो बेनिफिशरी हैं इनके सिस्टम के, कोई मुलाजिम है, कोई स्टूडेंट है, कोई मदरसे में पढ़ाता है, किसी को मस्जिद दी हुई है, ये वो लोग हैं जो बैठे हुए हैं। बाकी जो जिनके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल था ना जिन कारकुनान को, वो चले गए हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप हमें कहते हैं कुर्बानियां दो, हम सर्दी में बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं, बिस्तर गीले हो गए हैं, कपड़े गीले हो गए हैं, और जो सूरत हाल है आप 3 घंटे के लिए आते हैं, आप बाट की मटन कढ़ाइयां खा रहे हैं वहां पे, आप मछली खा रहे हैं, आप वो मुश्किल डिशें, अब मैं नाम लूंगा तो गलत तलफ़ुज़ अदा कर जाऊंगा, फिर आप मजाक उड़ाएंगी मेरा। पता नहीं क्या क्या बात यह है। मकई, जौ, चावल। और आखिरी बात, राना साहब आज मुझे पिम्स के एक डॉक्टर ने बात की, उसने कहा कि इसके ऊपर आप बात करें कि वहां पे जो गंदगी, जाहिर बात है ह्यूमन वेस्ट जो है उसकी वजह से उन्होंने कहा कि ऐसी बीमारियां यहाँ पे फैलेंगी, क्योंकि मतलब आप लेकिन बाबा डॉक्टर साहब ने कहा 2-3 दिन में कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है। देखिए मौलाना का अगर बस चले ना, और मुझे तो अब मैं पहले नहीं इतना डर रहा था मौलाना साहब से, मुझे कोई खौफ नहीं था कि कुछ ऐसा वैसा होगा। अब मैं इसलिए डर रहा हूँ कि जब कोई बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो फ्रस्ट्रेशन में आके कोई भी कदम उठा बैठता है। इस क्या करेंगे? खाना बंद कर देंगे? नहीं, ये तो नहीं करेंगे। अच्छा। शायद मटन कढ़ाई की जगह चिकन कढ़ाई और कोई इस तरह का कर लेंगे। इतना 19-20 का फर्क आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा खाने के मामले में। खाने के मामले में मौलाना कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो तो उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है, वो कहते हैं कि मेरा सियासी और मुआशी इस्तराब खत्म किया जाए। कोई है जो मेरे इस्तराब खत्म करे? वो तो खुद कह रहे मेरा बस इस्तराब खत्म कर दो। मियां नवाज शरीफ साहब का स्ट्रेस खत्म नहीं हो रहा और मौलाना साहब का इस्तराब खत्म नहीं हो रहा। आज तो उनका स्ट्रेस खत्म हो गया। वो एक तस्वीर भी जरा आप चला दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आज जो उनका एक यूनिट बनाया है, मैं बैठी हुई थी किसी जगह पर, तो यही बात हो रही थी कि एक बेड रखा जाएगा और उसके साथ एक मशीन रखी जाएगी और वो एक यूनिट बना दिया जाएगा और कहा जाएगा ये ICU है और इंटेंस केयर यूनिट है और यही वो यूनिट है जहाँ से जो मियाँ साहब हैं उनकी बीमारी का इलाज हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि कितना रंगीन कलर की वो जो है वो भी लगाई हुई है, एक टेबल भी रखी हुई है उनके लिए। तो जब मैंने 2-3 डॉक्टरों से पूछा इस हवाले से कि ऐसा बंदा जिसकी बीमारी का पता ही नहीं चल रहा कि उसको बीमारी क्या हुई है और उसके लिए उसका जो है वो DNA टेस्ट कराना है राना साहब, तो उन्होंने मुझे बताया ये जो यूनिट जिसकी तस्वीर आ रही है इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आपको याद होगा उनके गुर्दों का इशू भी था, उनकी हर चीज़ का इशू था, फेफड़ों का इशू था, शुगर का इशू था, BP का इशू था, लेकिन जाती उम्र जाते ही वो सारे इशू जाते गए राना साहब। देखिए अलीना, बात यह है, हम पहले बात कर रहे थे जैसे मौलाना फजल रहमान साहब की। ये मौलाना फजल रहमान साहब का मार्च जो था
उसमें शिरकत की हदायत की थी नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को और अहदेदारों को। ठीक। मुस्लिम लीग नून के कारकुन कितनी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं वो सब के सामने है। ठीक। देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब की जहाँ तक बीमारी का ताल्लुक़ है, सच्ची बात यह है कि हमें उसकी शिद्दत का इल्म नहीं, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से खुद शरीफ फैमिली मियाँ साहब की बीमारी को पेश कर रही है, उससे ये खुद शकूक व शुबात पैदा करते हैं लोगों को इस जहनों में। आप मुझे बताएं कि एक तरफ तो आप पाकिस्तान के अवाम जो हैं जिन पर इन्होंने 30 साल हुक्मरानी की, बिल्कुल, उनको बेचारों को सरकारी अस्पतालों से दवाई नहीं मिलती, बिल्कुल ऐसे रन साहब, किसी जगह डॉक्टर नहीं मिलता। दूसरी तरफ उसी लूटी हुई दौलत से जो उन्होंने पाकिस्तान के अवाम की दौलत लूटी है, उससे उनके घर में आईसीयू बना दिया जाता है। तो ये जो गरीब और अमीर का फर्क है, ये जो लीडर लोग बात करते हैं कि हम अवाम के लिए लड़ रहे हैं, अवाम अब इनकी तरफ देखते नहीं है, अवाम क्यों किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनते। जितने मर्जी ये नारे लगा लें, इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोगों को कोई है दिलचस्पी मौलाना के मार्च से? इसलिए कि कभी इस मुल्क में अवाम को रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर धोखा दिया गया, कभी इस मुल्क में अवाम को निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर इन लीडरों ने धोखा दिया, अवाम ने कुर्बानियाँ दी, इन्होंने बाद में अपनी सियासी सौदेबाजियां की, कभी अवाम को जमहूरियत के नाम पर धोखा दिया गया। किस चीज़ पे धोखा दिया जा रहा है राना साहब? ये आपने सरकारी खर्च वाली बात की है, वो वाली बात की है जो उन्होंने अपने खर्चे, अवाम के खर्चे पे मुझे यूनिट बनाया। अब ये देखिए ना, गवर्नमेंट ने भी तो 15-16 लाख रुपए जो है वो लगाए। 15-16 लाख नहीं, 50 लाख से ज्यादा खर्चा आया सर्विसेज अस्पताल में। 50 लाख से ज्यादा खर्चा आया। बात ये एक मरीज अवाम के पैसों का ना सर, तो बात अलीना वही है कि जब ये लोग बात करते हैं, आप देखें ये पाकिस्तान किस लिए बनाया गया था कि कायदे मिल्लत लियाकत अली खान जब शहीद हुए हैं, जी जी, तो उनकी शेरवानी जो थी उसमें पैबंद लगे हुए थे। ठीक, बिल्कुल ऐसे। वो एक नवाब फैमिली से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन लोगों ने पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जब इस दुनिया से गए हैं, वो जो सूरत हाल थी वो भी सारी आपके सामने है। उसके मुकाबले में ये आप देखें, कायदे आजम के जमाने में मैं आपको बताऊं, काबीना के इजलासों में चाय पेश नहीं की जाती थी। ठीक है, खान साहब ने बंद की हुई चाय, इन बस लोगों कुछ मेहमानों के लिए होती है जो फॉरेन होते हैं। इन लोगों ने ठीक है, जिस तरह प्रोग्राम में ब्रेक लेनी है, लेकिन इससे पहले मैं एक सवाल जरूर करूंगी। वो सवाल ये है कि बहुत से सहाफ़ी जो हैं, बहुत से सीनियर सहाफ़ी जो हैं, जिनको हमने छोटे होते देखा और उनको फॉलो भी किया किसी हद तक, वो जब पीटीआई के धरने को कोट करते हैं तो उन्हें लिपस्टिक, परफ्यूम की खुशबू और दुपट्टों के कलर वगैरह याद होते हैं। लेकिन जब वो आज मौलाना साहब का जो मार्च हो रहा है, जब उस पर बात करते हैं तो बड़ी मुख्तलिफ होती है। क्या ये जो ताफुन है इस वक्त, जो बदबू है उसमें, और जिस तरह की उनको फैसिलिटीज़ दी गई हैं, जितना वहाँ पे गंद है, क्या वो इस हवाले से बात नहीं करेंगे या वो करना नहीं चाहते? कुछ इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त है छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो मैंने कहा कि कुछ सहाफ़ी जो हैं उनको पीटीआई के लिपस्टिक, परफ्यूम्स, कलरफुल दुपट्टे और ख़वातीन तो याद हैं, लेकिन जो इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल है मौलाना साहब के मार्च पे, उनके हवाले से वो बात करते हैं तो उनकी ज़ुबान पर छाले पड़ जाते हैं और वो किसी और तरीके से ही उसको एक्सप्लेन करते हैं। जी बाबर डोगर साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? इस हवाले से मेरे पास एक शॉट भी है, वो भी मैं चलाऊँगी, और इसके साथ ही जो मैंने आपको बेड दिखाया है, जो एक केयर यूनिट बनाया गया, इंटेंस केयर यूनिट बनाया गया नवाज शरीफ साहब के लिए, इस पूरी तस्वीर में सिर्फ नर्स की कमी थी, बाकी सारी चीज़ें तो वहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा ही है? देखें अलीना, आज सुबह जो डॉक्टर महमूद अयाज थे वो ये कह रहे थे, जो कि नवाज शरीफ का इलाज कर रहे थे सर्विसेज हॉस्पिटल में, वो ये कह रहे थे कि मियाँ साहब को एक ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ एक छत तले तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। अब मियाँ साहब को का जो घर पर आईसीयू सेंटर बना दिया गया है, मैंने आज तक बेतहाशा आज डॉक्टर से बात की है,
जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे बात की, कभी कोई ऐसा केस आया या आपने सुना है कि जिसमें पेशेंट को श्री मेडिकल कॉम्प्लेक्स रेफर किया गया हो, या वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो कैसी हैं? तो वो एक आम सा हॉस्पिटल है जिसमें आम सी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है सर्विसेज हॉस्पिटल से, जो पाकिस्तान के बड़े अस्पतालों में से एक अस्पताल है। जो नवाज शरीफ साहब का बोर्ड बनाया गया था उसमें तमाम बड़े डॉक्टर्स थे, उसमें दिल के मरीज के भी थे, हेमाटोलॉजिस्ट भी थे, सारे बड़े डॉक्टर जो थे वो इनको रोजाना की बुनियाद पर एग्जामिन करते थे। तमाम इक्विपमेंट वहाँ पर मौजूद है, तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि एक इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड, जिस तरह से हमें बताया गया है, जिस तरह से डॉक्टर महमूद अयाज जो है वो मीडिया को सारी ब्रीफिंग देते रहे कि एक कॉम्प्लिकेटेड उनको अमराज हैं, तो वो उस हवाले से फैसिलिटीज सारी सर्विसेज हॉस्पिटल में हैं। अब उनको शिफ्ट कर दिया गया उनके घर में, जहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है कि इतने सारे इक्विपमेंट्स वहाँ पर इकट्ठे कर दिए जाएं, इतने सारे डॉक्टर्स रोजाना की बुनियाद पर मेडिकल बोर्ड बैठे जो उनकी हेल्थ को एग्जामिन करे, ये भी वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आज एक और चीज़ भी हुई है, मियाँ साहब जो हैं आज जब वो लेके गए हैं मरियम को, एक गाड़ी पर बैठे हैं, जब घर गए हैं तो घर का दरवाज़ा खुला है, उन्होंने गिनकर शरीफ फैमिली के जो लोग थे उनको अंदर आने की इजाज़त दी है। अताउल्लाह तारड़ जो है वो एक ऐसे शख्स हैं, जब वो नवाज शरीफ यहाँ सर्विसेज हॉस्पिटल में थे तो रात को मरियम नहीं थी तो वो उनके कमरे में रहा करते थे उनकी देखभाल के लिए। इवन अताउल्लाह तारड़ और मरियम औरंगजेब को भी घर में एंटर नहीं होने दिया गया, उनको भी रोक दिया गया कि बिल्कुल अलाउ नहीं है, शरीफ फैमिली के अलावा कोई बंदा अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो ना मरियम ने कोई मीडिया से बात की है, बड़े पुरअसरार तरीके से खामोशी से वो घर के अंदर चले गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया? अता तारड़ के हवाले से और मरियम औरंगजेब के हवाले से बड़ी अजीब बात है कि अगर उन्होंने अंदर जाने दिया, इसकी कोई रीजन तो होगी ना, वजह तो कुछ होगी, कोई इनसिक्योरिटी है, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी है कि वो नहीं चाह रहे शरीफ फैमिली जो है, शहबाज शरीफ जो है वो उनको घर के अंदर छोड़ के आए हैं, कुछ देर वहाँ पर रहे हैं, इसके बाद वो चले गए हैं। तो मियाँ साहब नहीं चाह रहे कि कोई उनका बाहर से अब इंटरेक्शन हो। मुझे तो अब ये लग रहा है कि ये भी एक किस्म की कोई ना कोई इसके पीछे कोई ना कोई डील तो है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जो मेरी इतलात हैं, जो मुझ तक चीज़ें पहुंच रही हैं कि हो सकता है कि मरियम का ट्विटर एक मतलब फिर बंद हो जाए, अच्छा। मरियम की ज़ुबान भी बंद हो जाए, मियाँ साहब जो हैं वो भी बिल्कुल बात नहीं कर रहे। कैप्टन सफदर जो बड़े एक्टिव थे, बहुत एक्टिव थे मौलाना के धरने के हवाले से, और मौलाना और नवाज शरीफ के दरमियान कम्युनिकेशन का वाहिद जरिया थे, वो भी बिल्कुल खामोश हो गए हैं। तो ये जो पुरअसरार खामोशी है, इससे तो लग रहा है कि ये पुरअसरार नहीं है, मौलाना को खत लिखने के बाद बहुत सीनियर हैं, बड़ी खूबसूरती से आपने इस बात को बड़े आगे ले गए। इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका जो बयानिया है वो प्रिवेल कर गया। इसका मतलब तो ये है ना, उनकी पॉलिसीज जो है वो प्रिवेल कर गई हैं, जिसको फॉलो कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा। मेरा ख्याल है कि अलीना आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं कि आप बिल्कुल समझ गई हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इनफैक्ट इशू यही है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपना उनका बयानिया जो है वो प्रिवेल कर गया है। अब आप देखेंगी कि मरियम भी खामोश रहेंगी, मियाँ साहब भी खामोश रहेंगे, और जो मियाँ साहब की बीमारी है, अब पहले तो मेडिकल बोर्ड था, डॉक्टर महमूद अयाज रोजाना की बुनियाद पर बताया करते थे कि आज प्लेटलेट्स इतने हैं, आज इतने हैं, आज ये कंडीशन, अब ये कंडीशन है। अब जो भी बोर्ड बनेगा उसकी एक्सेस ना मीडिया तक होगी, ना मीडिया मियाँ साहब से मिल सकेगा, ना कोई उनको देख सकेगा, ना ये पता कि उनसे कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा। तो मेरा ख्याल है कि अब मियाँ साहब जो हैं वो रायविंड में ही रहेंगे, जाती उम्रा के महल में रहेंगे, और वहाँ पर उनकी सेहत भी ठीक होती रहेगी, और किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, और वो दुनिया से बिल्कुल खामोशी से एक महल के अंदर मजे की जिंदगी गुजारेंगे, मजे के खाने खाएंगे, कोई जेल आप भी कहना चाह रहे थे, आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये जो बेड वाली तस्वीर है आप इस पे तबसरा करें। सिद्दीक जान साहब जरा करें तबसरा, जो आपने तबसरा करना है, फिर मैं आपको सवाल भी करूं इस सवाल से। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि शरीफ खानदान ने और नून लीग ने इतना बड़ा ब्लेंडर किया है, अच्छा इतना बड़ा ब्लेंडर किया है कि देखें कल जो डॉक्टर अयाज साहब का बयान था वो इनके लिए बहुत बड़ी एक इनकी खिदमत थी शरीफ खानदान की, जब उन्होंने कहा कि कुछ टेस्ट ऐसे भी हैं जो बाहर से कराने हैं, और रात को कहा गया कि बड़ी हालत तशवीशनाक है। रात को हालत तशवीशनाक थी, सुबह जब मरियम की बेल का सारा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ तो मियाँ साहब की हालत बेहतर हो गई, और फिर वो ऐसे कह रहे थे महमूद अयाज साहब कि हमने उनके हवाले कर दिया है, मेडिकल जो बोर्ड आया शरीफ सिटी का, जैसे कोई प्रॉपर्टी होती है और वो कहते हैं कि फलां कब्जा लेने आए थे, हमें कब्जा दे दिया है। इस तरह से देखें, बात यह है
ये बिल्कुल बाबर साहब ने बेहतरीन बात की है कि जो सर्विसेज में सहूलियात हैं वो शायद लाहौर में और किसी हॉस्पिटल में इतनी बेहतर उनकी केयर लाहौर में भी ना हो सके, प्राइवेट भी किसी हॉस्पिटल में ना हो सके, और उनको वहां से आप ले गए जाती उम्रा। जहां तक बात है बाबर साहब की कि ये अब कुछ दिन बाद पता चलेगा, असल मामला शरीफ खानदान के इस तरह के मामलात में ना महीने 2 महीने बाद पता चल जाता है। जैसे नवाज शरीफ को जो 6 हफ्ते की जमानत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो जब बाद में अरशद मलिक वाला केस आया तो पता चला कि मियां साहब को जब बेल दी थी सुप्रीम कोर्ट ने इलाज के लिए, उस वक्त वो बैठे क्या कारनामे कर रहे थे, वो अरशद मलिक से मुलाकातें कर रहे थे जाती उम्रा में, फजल रहमान साहब से मुलाकातें कर रहे थे, ये वहां पे कारनामे सरंजाम दे रहे थे। और यही वजह है कि जब मई के पहले हफ्ते में रिव्यू पिटीशन थी उनकी, उन्होंने कहा जी एक्सटेंड कर दें इनकी जमानत, और ख्वाजा आरिफ साहब ने खौफनाक तस्वीर पेश की थी और उन्होंने ये लफ्ज कहे थे और उनके रिटर्न है कि अगर मियां साहब को आपने वापस कोट लखपत जेल भेजा, एक दिन भी आपने भेजा तो उनकी सडन डेथ खुदा न खास्ता हो सकती है। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नजरसानी अपील मुस्तरद की तो कहा खोसा साहब ने कि आपका कंडक्ट ये बताता है कि आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, आप इलाज कराना ही नहीं चाहते, 6 हफ्ते आप इधर उधर भागते रहे हैं और आपने कोई इलाज नहीं कराया। और दूसरी बात, आप जो ये बात, और अब पहले तो इमरान खान पे एक प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा था, दबाव बनता हुआ नजर आ रहा था कि शायद मियां साहब की हालत वाकई बहुत खराब है, लेकिन अब उन्होंने खुद ये साबित कर दिया कि कोई हालत खराब नहीं है। देखें बात ये है, बट वो तो कह रहे थे प्लेटलेट इतने कम है, देखें मैं आप एक और बात आपको बताता हूं, एक और मैं आपको बात बताता हूं। देखें मुश्किल है उनके लिए, जब आपका कोई अपना बीमार होता है ना, तो आपको वो लोग अच्छे लगते हैं जो आके आपको तसल्ली देते हैं, अच्छे अल्फाज कहते हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, ठीक हो रहा है। नून लीग का मसला क्या है, नून लीग के या नून लीग के हामी एंकर से सामने अगर ये कहते हैं ना कि मियां साहब बेहतर हो रहे हैं, वो कहते हैं अल्लाह ना करे। अच्छा, वो पढ़ जाते हैं आपको, कहते हैं अल्लाह ना करे, यकीन करें नून लीग वाले यही कहते हैं, और वो कहते हैं खबर यही दें कि मियां साहब किसी भी वक्त खुदा न खास्ता बुरी खबर आ सकती है। मेरी बात सुनो, ये बात सुने, हमारे अपने उनकी सोच से इख्तलाफ, उनकी बातों से इख्तलाफ अपनी जगह, अल्लाह ताला हर एक पे अपना फजल करे। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं सब, सेहत कामला अता करे। बात ये है, देखें वो जानते हैं या अल्लाह ताला जानता है कि सही सूरत हाल क्या है, लेकिन जो बात हम तक पहुंचती है उसकी रोशनी में हम कहते हैं कि अल्लाह ताला मियां साहब को सेहत अता करे। अलीना, बात ये है, यहाँ पे हम बड़े बात कर रहे थे, अभी आपने बात की कि इमरान खान साहब ने इनको सहूलतें फराहम करने का हुक्म दिया और कहा वहाँ सफाई का बंदोबस्त किया जाए, ये किया जाए धरने में, और यही लोग जो ये पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि एहतजाज अवाम का जमहूरी हक है। ठीक है, कराची में असातिज़ा के जमहूरी हक के साथ जो कुछ किया गया वो जरा लोगों को दिखाए ना कि किस बेईमाना तशद्दुद का निशाना इन्होंने असातिज़ा को, जिनमें खवातीन असातिज़ा भी शामिल थी, इनको शर्म नहीं आती इंसानी हकूक और जमहूरियत का नाम लेते हुए सिंध हुकूमत को। बिल्कुल, ये देखें राना साहब चल रहे हैं जो आप बता रहे हैं, देखें वहाँ पे क्या सारी खवातीन है, तो क्या सूरत हाल है आप अच्छा, देखें। एक तरफ जो पीपल्स पार्टी है वो देखें ना अपने आप को लिबरल जमात कहती है, और बिलावल भुट्टो साहब हमेशा अपनी वालदा साहिबा का बड़ा जमहूरियत जो है ना, नहीं ये जो एहतजाज है ये जमहूरी हक है, आईनी हक है, इन असातिज़ा का जमहूरी और आईनी हक नहीं, ये कौम के मेमार हैं, वो आपसे अपना हक मांग रहे हैं, आप उन पर तशद्दुद किस तरह, आपको इतनी भी शर्म नहीं आती। आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नाम लेकर सियासत करते हैं और ये खवातीन असातिज़ा के साथ जो सलूक कर रहे हैं। अच्छा, जिनके साथ चढ़े हुए हैं कंटेनर पे, वो अकरम दुरानी साहब जो हैं, उनका मैं एक शॉट चलाना चाहूंगी, जरा पहले आप उसको सुन लें, आपको अंदाजा होगा कि क्या स्टेट ऑफ माइंड है इनकी खवातीन के हवाले से, सुनाइएगा वो शॉट। ये उन लोगों का मजमा नहीं है जो वहाँ पर नाचते थे और लोग खुशी के लिए थे कि हम कोई नया चेहरा देखेंगे और नई गाना भी होगा, नई म्यूज़िक भी होगी। यहाँ पर आप आदाब सीखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि सफ़ेद रेश बूढ़े सफाई कर रहे हैं, अपनी जगह भी और हुकूमत की जगह भी साफ़ कर रहे हैं। और एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आज तक दुनिया की तारीख़ में इतना पुरअमन एहतजाज नहीं हुआ है जो आपकी रिकॉर्ड पे। ये देखें जी, अकरम दुरानी साहब इन्होंने सुन्नत नबवी रखी हुई है और ऊपर से कह रहे हैं नए चेहरे देखेंगे। बड़ा मुझे मसलन शर्मिंदगी हुई उनकी ये बात सुनकर, उनको ये हरगिज़ ये बात नहीं करनी चाहिए थी, वो खवातीन की तरफ इशारा कर रहे थे। और दूसरे राना साहब ने जो बताया कि पीपल्स पार्टी वाले जो हैं, जिनकी हुकूमत है, आज मौलाना ने भी जिस तरह खुद मौलाना फजल रहमान साहब ने उस इमरान खान के धरने के हवाले से तंज़िया जुमले कहे अपनी तकरीर में, और आप भी जो आपने ये अकरम दुरानी साहब का, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, वही जो बात हम हमेशा कहते हैं कि वो जो ख्वाजा आसफ साहब, शर्म होती है कि इन्हें कुछ सोचना चाहिए। वो हमारी कौम की बच्चियाँ थीं जो उस धरने में शरीक थीं, और हम तो इन्हें भी अपनी कौम के बच्चे और बुजुर्ग समझते हैं जो इस धरने में शरीक हैं, जिनको आप धोखा देकर यहाँ पर लाए हुए हैं, जिनको आप गुमराह कर रहे हैं। आप कौम की बेटियों के बारे में अकरम दुरानी साहब ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हुए आपको कुछ तो ख्याल आना चाहिए।
कि लोग वहाँ आके अपने सोच, एक सियासी सोच के इजहार के लिए जाते थे, आप उनके बारे में कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? कोई थोड़ा बहुत ही खौफे खुदा करें कि आपको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। क्या आप कौम की उन बच्चियों की तौहीन के मुर्तकिब नहीं हो रहे? अच्छा बाबर डोगर साहब, मेरा आपसे ही सवाल है, जो मैंने जब ब्रेक की थी तब भी मैंने ये सवाल किया था। कुछ एंकर हजरात लिपस्टिक की बात करते हैं, फिर वो कहते हैं परफ्यूमों की जिक्र करते हैं, फिर अभी ये नए चेहरों की बात की अकरम दुरानी साहब ने। मसलन आप सहाफ़ी हैं, आपको इस तरीके से किसी खातून को टारगेट करना चाहिए? और अकरम दुरानी साहब जो कि बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, बुजुर्ग पॉलिटिशियन है, सुन्नत नबी उन्होंने रखी हुई है, क्या उनको इस तरह का कमेंट करना चाहिए? अलीना, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जर्नलिज्म, कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्होंने जर्नलिज्म का लिबादा उड़ा हुआ है, लेकिन वो जर्नलिज्म कर नहीं रहे। वो सिर्फ एक ख़ास पार्टी की ऐनक से चीज़ों को देखते हैं और सिर्फ उनको खुश करने के लिए जो उनको कहा जाता है वही लिखते हैं, वही बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि ये जो जर्नलिस्ट जो ख़ास एक तबका है, अब आप देखें तो वो मौलाना के पास कंटेनर के अंदर भी बैठा हुआ है, वो कंटेनर के ऊपर भी चढ़ा हुआ है। मौलाना जो खाने खा रहे हैं वही खानों में वो उनके साथ खाने खा रहे हैं, उसी तरह उनकी तवाज़े की जा रही है, उनकी खातर मदारत की जा रही है। तो वो जो देख रहे हैं, उनको जो वो नजर आ रहा है वो तो यही है कि मौलाना के साथ बड़े मजे हैं और खाने खाए जा रहे हैं और याशी हैं। वो आम आदमी में जाकर देखे तो सही कि वहां पर एक आम बेचारा जो गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर रहा है, जो बारिश जिसका जो बारिश जो है उसको उसमें वो बैठा हुआ है, खाने को उसके पास कुछ नहीं है, साफ पानी उसको अवेलेबल नहीं है, वॉशरूम उसके पास नहीं है, बेचारा पता नहीं किन सोबतों में बैठा हुआ है, डॉक्टर उसको अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये उनको नजर नहीं आ रही। उनको सिर्फ ये नजर आ रहा है कि मौलाना शायद उनको ये समझा रहे हैं कि वो पीटीआई की दुश्मनी में इतने आगे चले गए हैं कि शायद वो समझ बैठे कि मौलाना साहब को एक चीज नजर आ रही है, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया बाबर डोगर साहब, मेरी ख्वाहिश थी मैं आपसे भी कमेंट लूं, लेकिन मौलाना साहब को एक चीज नजर आ रही है जो मुझे समझ आ रहा है, वेरी हम्बली में मौलाना साहब को ख्वाहिशात नजर आ रही हैं। वो ख्वाहिशात ऐसी हैं जिसकी वजह से मौलाना साहब को एक आम आदमी की जिंदगी, जो इस वक्त उनके कारकुन जहाँ पर बैठे हैं, जिस हालत में बैठे हैं, वो उनको नजर नहीं आ रहा। और ये जो चीज़ है ये कारकुनों को सोचनी चाहिए। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।